Principle of inheritance and variation. This is the chapter number 5 of class 12. This is most important chapter you can say from NEET point of view, as every year at least 3 to 4 questions directly come in NEET exam. And so this chapter is very important. Now let's start this chapter. First we will start with some important terms which will use in this chapter, like genetics. What is genetics? Genetics is the study of inheritance, heredity and variation of characters, study of genes and chromosome. इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना, हेरिडिटी, कुछ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, जीन्स एंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना, इसी को जेनेटिक्स कहलाता है. व्हाट इज इनहेरिटेंस नाउ? इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना तो जेनेटिक्स है, बट एक्चुअल में इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी. इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. सी, इनहेरिटेंस का मीन्स होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस. और वही बेसिस होता है किसका? हेरिडिटी का. सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? What is the basis of heredity? Then inheritance will be the basis of heredity. Next term is variation. What is variation? Difference between parents and progeny is known as variation. See, आपने किसी पेरेंट और चाइल्ड को ऑब्जर्व किया होगा, तो वो देखिए आप पेरेंट्स की तरह एकदम चाइल्ड एकदम रेप्लिका नहीं होता, एकदम वैसा ही नहीं दिखता, उसमें वेरिएशन होते हैं, वो अलग दिखता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू वेरिएशन. और वेरिएशन क्यों अराइज होते हैं? ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर. ओके. कैरेक्टर, a heritable feature among the parent and offspring. एग्जाम्पल, आई कलर. सी, ऑफस्प्रिंग से पेरेंट में हेरिटेबल कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो उन्हीं को कैरेक्टर कहते हैं. लाइक आई कलर, यू कैन सी. अगर आप पी का प्लांट लें एंड ऑब्जर्व करें तो आप वहाँ पे कह सकते हैं स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर एंड पॉड शेप, पॉड साइज, दीज आर ओके. Trait. Now next is trait. What is trait? Variant of a character is known as trait, like brown eye and blue eye. See, आपने eye देखा, eye क्या था? कैरेक्टर था. बट कैरेक्टर भी के अलग अलग वेरिएंट होते हैं. लाइक ह्यूमंस में ब्राउन आई होती है, ब्लू आई होती है. तो ये जो वेरिएंट है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, वही क्या है? ट्रेट है. एलील्स. Alleles, alternative form of a gene, example capital T for tall, small t for dog, are two alleles of a gene for the character height. Alleles क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन. कोई जीन हुआ, लाइक हाइट के लिए कोई जीन हुआ और वो उसके दो अल्टरनेटिव होते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी. लाइक कोई जीन होता है तो हम ऐसा लिखते हैं, ये हाइट के लिए जीन है, ये हाइट के लिए जीन है. तो इसके जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो वो क्या होते हैं? एलील्स होते हैं. होमोजाइगस, द कंडीशन इन विच द क्रोमोसोमल पेयर कैरीज द सिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन, आल्सो नोन एज प्योर लाइन. सी, इसमें क्या होता है? आप देखिए, ये क्या है? कोई भी जीन है, लाइक ये कैपिटल टी है, तो यहाँ पे दोनों जो एलील्स है, दोनों जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जीन के, वो सिमिलर है. लाइक सी, कैपिटल टी. तो ये क्या हुआ? होमोजाइगस कंडीशन है. व्हाट? होमोजाइगस कंडीशन. एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है? सी, यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये कोई जीन है हाइट का, इस हाइट के जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है यहाँ पे, दोनों डिफरेंट है, और यही क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन. हेटेरो मीन्स डिफरेंट फॉर्म के, लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फॉर्म ऑफ अ जीन. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. सी, होमोजाइगस कंडीशन जो होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, दीज आर व्हाट? होमोजाइगस कंडीशन. एंड इट इज एक्चुअली ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. आप कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं आया, क्रॉस नहीं हुआ है कि दूसरे कैरेक्टर आ गए हैं. यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में आप ये ऑब्जर्व करेंगे, आप ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म में. इसके क्या होता है? ये प्योर लाइन क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है. प्योर लाइन मीन्स आपके कोई कैरेक्टर है, आप उसी को सिर्फ आगे अपने जनरेशन्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं. आपने किसी प्लांट लिया है और उस प्लांट के कैरेक्टर को ही सिर्फ
आप आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे उन लोग को, और जिससे क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग लाइक कैपिटल टी कैरेक्टर ही जो होगा आगे ट्रांसफर होता जाएगा। तो वही क्या है कि ट्रू ब्रीडिंग क्रिएट करता है, प्योर लाइन क्रिएट करता है होमोजाइगस कंडीशन आप कह सकते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन, अ कंडीशन इन विच द क्रोमोसोमल पेयर कैरीज डिसिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन। वो कंडीशन जिसमें डिसिमिलर अल्टरनेटिव जो फॉर्म होते हैं जीन के वो दोनों अलग अलग, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई फॉर एटीसी। ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर दो होते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। द कैरेक्टर which is expressed in heterozygous condition it indicates with the capital letter। see हम क्या कहते हैं अपने कोई जेनेटिक्स में, डोमिनेंट को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे एंड रिसेसिव को स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। एंड एक चीज और ध्यान रखें कि डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन ही सफिशिएंट होती है। मीन्स अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर फिनोटाइपिकली मतलब एक्सप्रेस्ड हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल टी एक्सप्रेस्ड होगा। होमोजाइगस में तो अगर कैपिटल टी है तो वो एक्सप्रेस तो होगा ही, मतलब लीस्ट रिक्वायरमेंट एक ही टी रहे, एक ही स्मॉल एक ही कैपिटल टी रहे तो भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है। बट रेसेसिव कैरेक्टर में क्या होता है, द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। सी इसमें क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं सप्रेस हो जाते हैं, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक जब एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर जो होगा उसमें स्मॉल टी के कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेटेड है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेटेड कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं एंड रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। रेसेसिव कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। फिनोटाइप क्या हुआ, लाइक हमारे अंदर जीन है कैपिटल टी तो हमारी हाइट बढ़ेगी, मीन्स ज़्यादा रहेगी, हम टॉल रहेंगे, तो उससे वो फिनोटाइप है। हमारी टॉलनेस जो दिख रही है फिनोटॉपिकली एक्सप्रेस हो रही है, जो ऑब्जर्व हो रही है उसी को फिनोटाइप कहेंगे। एंड जीनोटाइप मीन्स जो हमारे कंस्टिट्यूएंट है जीन के, लाइक हम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, मेरे हमारे जीन में कैपिटल टी स्मॉल टी है, या फिर किसी पी के प्लांट में हम कंसीडर करें उसके जीन में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो वहाँ पे ये प्लांट तो फिनोटाइपिकली बड़ा होगा, वो फिनोटाइप हुआ कि वो बड़ा है। बट अगर आप उसके जीन के स्टडी करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैरेक्टर के ऑब्जर्व करने को, अगर आप जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट लाइक कैपिटल टी है स्मॉल टी है तो उसको जीनोटाइप कहेंगे। हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय द मैटिंग ऑफ अ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आप समझिए जो कि डिफरेंट पेरेंट से, मीन्स जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट पेरेंट का अलग है उससे प्रोड्यूस हुआ है। लाइक कैपिटल अगर किसी पी प्लांट का कैपिटल टी है और किसी और पी प्लांट का स्मॉल टी है, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराएं तो जो कैरेक्टर से जो हमारा ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और यही क्या हुआ हमारा हाइब्रिड हुआ, मतलब ये पेरेंट से अलग होगा। और ये किन पेरेंट्स से बना है, जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स आप कह सकते हैं। ओके, जनरली पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। ये क्या होता है, जेनेटिक क्रॉस में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम क्रॉस कराते हैं जब, तो उसे ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट जीनोटाइप जो होते हैं जाइगोट के फॉर्मेशन में, या फिर कितने भी ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप वहाँ पे पॉसिबल है, उसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या होता है पुनेट स्क्वायर होता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ नीट में क्वेश्चन तो पूरे चैप्टर से नहीं आते हैं, कुछ फेवरेट टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, यहाँ से आते हैं। ग्रिगोर मैंडल is the father of genetics। See, father of genetics किसे कहा गया है, ग्रिगोर मैंडल को। बट एंड जेनेटिक टर्म बट किसने दिया था पता है, जेनेटिक टर्म दिया था हमारे विलियम बैटसन ने। एंड विलियम बैटसन को मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे तो वो ग्रिगोर मैंडल,
बट फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछे तो विलियम बैटसन, और विलियम बैटसन ने ही जेनेटिक टर्म दिया था। एंड अगर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछे तो उसे हम टीएच मॉर्गन कहेंगे। तो आप तीनों को डिस्टिंग्यूश किए रहे हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बैटसन, एंड फादर ऑफ experimental genetics T.H. Morgan. Okay, he conducted who Mendel conducted some hybridization experiment on garden pea Pisum sativum for 7 years. What ग्रिगोर मेंडल ने क्या किया था? 7 ईयर में पाइजम सटिवम पी प्लांट गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और अभी ये ईयर जो है ना 1856 से 1863, जो 7 ईयर का ये ईयर है, गैप है जो 7 ईयर का, ये डेट ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये कुछ डेट याद करें या ना करें, इसको जरूर याद रख लें। स्टेप इन मेकिंग अ क्रॉस डिलेबरेटिंग मैटिंग इन अ पी। सी, अब हमें डिलेबरेटिंग, अब मेंडल ने जब स्टडी किया था तो वहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराया था, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए या फिर हम जो डिलेबरेट जानबूझ के इंटेंशनली पॉलिनेशन करवाते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसे यूज़ करके हम कराते हैं, जिससे हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी दिक्कत ना आए। लाइक पहले तो हम सिलेक्शन करते हैं ऑफ टू प्लांट विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अपोजिट कैरेक्टर्स के लिए किसी दो प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। देन इमेस्कुलेशन करते हैं। इमेस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ वन पेरेंट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सी, अगर हम एंथर को नहीं हटाएं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? पोलन ब्रस्ट कर गया। मे भी हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दूसरा पोलन तो डाले हैं, तो बट सेल्फ पॉलिनेशन भी वहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है और आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे वहाँ पे कौन सा पोलन है एक्चुअली जर्मिनेट करके फर्टिलाइज किया है। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब फ्लावर यंग रहता है तो वहाँ से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है टू अवॉइड। क्यों ऐसा किया जाता है? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज फीमेल पेरेंट। और जब एंथर को रिमूव कर देंगे, जो फ्लावर बचेगा वो क्या होगा? उसे फीमेल पेरेंट होगा। Pollination, collection of a pollen grain from the male parent and transferring to the female parents. See, pollination क्या होता है? Pollination means होता है transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a female okay flower. यही तो pollination होता है। तो वही normal definition है, collection of pollen grain from male parent and transferring it to फीमेल पेरेंट। बट यहाँ पे हम डिलेबरेटली जानबूझ के करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन एज डिजायर्ड कैरेक्टर जो हमें चाहिए होगा, डिजायर्ड प्लांट जो हमें चाहिए होगा। कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, फोर्थ आता है कि हम कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, जो हमने फर्टिलाइज करवाया है, जो हमने प्लांट नाउ प्रोड्यूस करा है, उसके जो सीड्स होंगे उसको कलेक्ट कराएंगे, जर्मिनेट करवाएंगे टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। मैंडल्स की सेलेक्ट किया था सेवन पेयर ऑफ टू ब्रीडिंग वेराइटीज, और वो 7 पेयर्स में उनके जो सारे कैरेक्टर्स थे वो मैच कर रहे थे, बट इन ओनली वन कैरेक्टर जो थे अपोजिट थे प्लांट्स में। और वो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने कौन कौन से लिए थे? स्टेम की हाइट ली थी, फ्लावर का कलर लिया था, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। ये आप याद रख लें सारे कौन कौन से मेंडल ने कैरेक्टर लिया था। और उस कैरेक्टर में भी क्या है? डोमिनेंट टाल होता है स्टेम हाइट में और ड्वार्फ रेसेसिव होता है। फ्लावर कलर में वायलेट कलर डोमिनेंट होता है पी में एंड रेसेसिव वाइट होता है। फ्लावर पोजीशन में जो पोजीशन होती है एक्सियल, वो डोमिनेंट होती है, टर्मिनल रेसेसिव होता है। पॉड शेप में बात करें तो इन्फ्लेटेड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है रेसेसिव होता है। पॉड कलर में अगर बात करें तो डोमिनेंट ग्रीन कलर होता है एंड रेसेसिव येलो कलर होता है। एंड सीड शेप की बात करें तो डोमिनेंट राउंड होता है एंड रेसेसिव रिंकल्ड होता है। सीड कलर की बात करें तो येलो होता है हमारा डोमिनेंट एंड रेसेसिव होता है हमारा ग्रीन। तो आप ये याद रखें कि कौन डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन रेसेसिव कैरेक्टर है जो मेंडल ने क्रॉस किया था। नाउ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, हम पहले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को देखते हैं। कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर मेंडल ने जो क्रॉस कराया उसके थ्रू हम डिटेल में सब कुछ पढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड नाम से पता चला होगा, मोनोहाइब्रिड वन हाइब्रिड कैरेक्टर, ओके। और उसके बारे में वहाँ क्रॉस मतलब जो क्रॉस होगा उसे एक हाइब्रिड कैरेक्टर बनली को लेकर हम करवाएंगे।
A cross involving the two plants differing in the one pair of character. दो प्लांट लेंगे और वो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर में सिर्फ डिफर करे. मेंडल क्रॉस्ड tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. मेंडल ने क्या किया था, टाल प्लांट को डॉफ प्लांट से क्रॉस कराया था. टाल प्लांट को मतलब प्योर टाल कैपिटल टी कैपिटल एंड स्मॉल टी वो क्रॉस कराया था. और नेक्स्ट जो जीन बची वो सारे कंस्टिट्यूएंट क्या थे, सेम थे. बस ओनली वन कैरेक्टर अगर डिफर कर रहा है और हम क्रॉस कराएंगे तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा कहलाएगा. तो मेंडल ने कौन सा कराया था, टाल प्लांट एंड डॉफ प्लांट को लिया था और क्रॉस कराया था. सी यहाँ पे आप डायग्राम से देखें क्रॉस क्या होता है. पेरेंट्स कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल वो क्रॉस कराया गया एक दूसरे पेरेंट से जो स्मॉल टी होमोजाइगस स्टॉक था. आप जानते हैं मियोसिस से गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी का एक ही जीन हमारा एक ही एलील जाएगा वो भी कैपिटल टी उसके गैमेट में. एंड स्मॉल टी पेरेंट्स वाले का स्मॉल टी एक जाएगा. नाउ गैमेट में क्या होगा, गैमेट के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा और F1 ऑफस्प्रिंग मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो आई वो हाइब्रिड आई और उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट जीनोटाइप क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी. और उसका फिनोटाइप क्या हुआ, टाल. वो टाल है. सी यहाँ पे क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट ओवर स्मॉल टी. अब क्या कराया गया, हाइब्रिड की सेल्फिंग करवाई गई. सेल्फिंग का मतलब होता है कि सेम मतलब सिमिलर कंस्टिट्यूएंट जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट वाले से क्रॉस करवाया जाए. लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी से. अब यहाँ पे देखिए एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो होमोजाइगस कंडीशन था तो एक ही टाइप के गैमेट बने थे. बट यहाँ पे क्या होगा, दो टाइप के एलील्स हैं अल्टरनेटिव फॉर्म जीन में. तो यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो दो टाइप के गैमेट हमें दिखेंगे, एक कैपिटल टी जिसके पास के एलील हो और एक वो गैमेट जिसके पास स्मॉल टी हो. सिमिलरली इस साइड भी दूसरे पेरेंट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर क्या किया गया, ये सी ये पुनेट स्क्वायर बॉक्स है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट द ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग. जितने भी पॉसिबल ऑफस्प्रिंग है बनेंगे उनका उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्रामेटिकली ये जो बॉक्स यूज किया जाता है उसी को पुनेट स्क्वायर बॉक्स कहते हैं. सी आप क्या होंगे, एक पेरेंट्स के वो कैसे क्रॉस कराना कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ये देखिए यहाँ पे दो गैमेट थे तो हम दो गैमेट को एक साइड लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रोज पर एबव एबव द बॉक्स और एक गैमेट को क्या लिखेंगे मतलब एक और जो पेरेंट्स के गैमेट होंगे उसको हम वर्टिकल लिखेंगे अपने लेफ्ट साइड में कैपिटल टी स्मॉल टी लाइक दैट. ओके फिर क्या करेंगे, अब बॉक्स के थ्रू पॉसिबल क्रॉस करवाइए. कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से तो कैपिटल टी टॉल बना. फिर कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बना. फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराया गया तो यहाँ पे स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बना. अभी क्या हुआ, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया तो स्मॉल टी डॉर्फ बना. नाउ आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पेरेंट्स थे यहाँ ये ओरिजिनली पेरेंट्स थे उनके जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऑफ स्प्रिंग आए थे वो हाइब्रिड थे. जब हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई गई तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे ऑफ स्प्रिंग ऑब्जर्व हुए हैं, ढेर सारे मतलब जीनोटाइप के लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड भी आए हैं एंड स्मॉल टी. यहाँ पे आप देखिए पेरेंटल कैरेक्टर आ गए हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर था वो यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व हुए हैं. मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो. अब यहाँ पे क्या होता है, हम रेशियोज लेना सीखते हैं. रेशियोज मीन्स फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं पहले. फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो हमें ऑब्जर्व हो ऊपर अगर चार प्लांट हुए तो चार प्लांट में सॉरी यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में तो कोई भी रेशियो आप बोल सकते हैं यहाँ पे सब हाइब्रिड तो 1:0 तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वैसे रेशियो पूछा नहीं जाता और होगा भी तो 1:0. सो दिस इज नॉट ना, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट फिलियल जनरेशन. बट अगर F2 जनरेशन का वैसे हम जनरली अगर पूछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो तो आप फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मत जाइए, डायरेक्ट सेकंड फिलियल जनरेशन को आप बताइए. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके बताइए कि कितने फिनोटाइप है. टाल तो टाल जानते हैं कि ये भी टाल है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टाल है. तो यहाँ पे 3 टाल है एंड 1 ड्रॉप है तो इसलिए लिखा गया 3 टाल इज टू 1 ड्रॉप दैट इज 3 रेशियो इज टू 1.
अगर मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो अब पूछा जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो में आप ऑब्जर्व करिए कि आप देख सकते हैं एक तो कैपिटल टी है, दो क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी है हेटेरोजाइगस स्टार, और एक क्या है स्मॉल टी है होमोजाइगस ड्वार्फ। तो इसको हम जीनोटाइपिक रेशियो क्या लिख सकते हैं 1:2:1। तो मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स। मेंडल ने क्या किया था 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे ना, तो उन 7 पेयर कैरेक्टर्स में से उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन सारे कैरेक्टर्स कर लिया। सारे कैरेक्टर्स को जब ऑब्जर्व किया तो सिमिलर रिजल्ट सब में मिला। ही प्रपोज्ड दैट some factor were inherited from parents to offspring. Now it is called gene. मेंडल मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर हैं जो इनहेरिट हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और उसको मेंडल ने फैक्टर ही बोल दिया। तब तो इतना एडवांसमेंट नहीं था हमारे, जो जीन का तब इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो बाद में वो ऑब्जर्व किया गया कि जो मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया था वो एक्चुअल में जीन था। हाँ, बट मेंडल ने फैक्टर को डिस्क्राइब नहीं किया था, बट ओनली वर्ड एक यूज किया था कि फैक्टर है कुछ जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, और उसी फैक्टर को लेटर ऑन जीन कह दिया गया। डू नॉट use T for tall, D for dog because it is difficult to remember whether T and D are alleles of a same gene or not. See, आप जितने भी क्रॉस कराइएगा, आप कोई भी क्वेश्चन भी लीजिएगा क्रॉस करा के, अगर आपको आंसर बताना है तो वहाँ पे आप कभी भी ये नहीं टी टॉल के लिए कैपिटल टी यूज कर दिया और डॉग के लिए डी यूज कर दिया स्मॉल डी। ये मत करिएगा क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेम जीन के एलील्स हैं या डिफरेंट जीन के एलील्स है। बेस्ट वे टू यूज दैट, यू शुड यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर डॉग। सो just remember, do not use small d capital D। डिफरेंट अल्फाबेट का यूज मत करिएगा, एक ही अल्फाबेट का यूज करिएगा, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउ F1 आपने फर्स्ट फिलियल रिलेशन को ऑब्जर्व किया था कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हाइब्रिड था, जब सेल्फ पॉलिनेट कराया गया था तो प्रोड्यूस किया था गैमेट दो टाइप्स के capital T and small t in equal proportion. During fertilization, pollen grain of T have 50% chance to pollinate the egg of capital T and small t. Also, pollen grain small t have 50% chance to pollinate eggs of capital T and small t. See, क्या था आपने जब फिगर यहाँ पे देखा यहाँ पे देखिए जो हाइब्रिड के जब गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी दो दो टाइप के गैमेट बने। आप मान लीजिए ये जो है ये हमारा मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, या फिर ये पोलन है और ये एग है। तो ये पॉसिबल है कि पोलन के पास जो उसके पास गैमेट बने, उससे जो गैमेट बने, ये मानिए पोलन है कैपिटल टी, ये भी पोलन है स्मॉल टी, ये पोलिंग ग्रेन का जन। अब ये पॉसिबल कि ये वाला पोलन जो होता है इसको भी जाके इसके साथ भी फर्टिलाइज कर सके, 50% चांस है, या फिर इसके साथ जाए ये भी 50% चांस है, और ये 50% चांस है कि ये पोलन जाके ना फर्टिलाइज करे, कैपिटल टी वाला ना जाए, स्मॉल टी वाला जाके फर्टिलाइज करे। और भी ये भी चांस है कि जो स्मॉल टी वाला फर्टिलाइज करे वो में भी इससे भी कर सकता है कैपिटल टी वाले एग से, या फिर ये भी चांस है कि वो स्मॉल टी वाले एग से भी कर सकता है। तो यहाँ पे 50-50% चांस है कि कौन सा पोलन जाके किस एग को फर्टिलाइज करेगा। तो वही लिखा है यहाँ पर, also pollen grain of small t have 50% chance to pollinate the egg of capital T and small t. 1/4 of the random fertilization led to the capital T small t, capital T capital T. 1/4 of the 1/4 जो होंगे कैपिटल टी आपने देखा था, मतलब 4 ऑफ स्प्रिंग टाइप के ऑफ स्प्रिंग बने थे ये, दो तो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, और एक कैपिटल टी था, और एक स्मॉल टी था, आपने पीछे डायग्राम में देखा था। और इसमें आप देखेंगे तो अगर आप 4 हैं प्रोबेबिलिटी निकालें, 4 ऑफ स्प्रिंग है, उसमें से एक कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो उसके नंबर है अपॉन टोटल नंबर दैट इज 1/4, वही लिखा है 1/4। और कैपिटल टी स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्या था, दो था, कैपिटल टी स्मॉल टी दो बने थे, तो 2/टोटल नंबर 4 थे। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं। वही दिया हुआ है कि 1
1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोबेबिलिटी है या फिर 2/4। और एकदम सिमिलर टू कैपिटल टी स्मॉल टी आपने देखा था 1 थे, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1/4 हो सकती है। वही देखिए आप हाइब्रिड का जब क्रॉस कराए थे यही सब ऑब्जर्व हुआ था आपको। इसको क्या करते हैं हमारे एनसीईआरटी में बायनॉमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा गया है। आप जानते हैं कोई भी बायनॉमियल एक्सप्रेशन हो ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखते हैं। तो वही आप अगर गैमेट्स को ऐसे लिखें, कैपिटल टी स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी थी कि वो गैमेट में हाफ आए, स्मॉल स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी थी, स्मॉल टी वाले गैमेट की प्रोबेबिलिटी थी कि वो फर्टिलाइज करे 50% टू 1/2। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको आप ओपन करके मतलब मल्टीप्लाई करते हुए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1/4 कैपिटल टी आया और दो ठो कैपिटल टी स्मॉल टी आए, जिससे इन लोग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 स्मॉल टी। तो वही आप अगर क्रॉस करा के भी कर सकते हैं या फिर गैमेट का बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं कहूँगी कि मोर इजी होता है कि आप पुनेट स्क्वायर बॉक्स से गैमेट का क्रॉस करा के फिर ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर लें। वो इजी पड़ता है, मोर इजी। Mendel self-pollinated the F2 plant. He found that the dwarf F2 plant continued to generate the dwarf plant in F3, F4. He concluded that the genotype of dwarf was homozygous capital T, small t, C. मेंडल ने फिर क्या किया, जो यहाँ पे होमोजाइग जो डॉफ आया था, अब मेंडल को तो ये पता नहीं था, इतना एडवांसमेंट नहीं था कि उसके जीन को वो जाके आइडेंटिफाई कर ले। तो उसके जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, ड्वार्फ प्लांट को कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऐसा जनरेशन नहीं आया जिसमें वो स्मॉल टी के जो ऑफस्प्रिंग आए, चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन को आए, सब के सब ड्वार्फ आए। तो उससे मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ड्वार्फ का जीनोटाइप था वो एक्चुअल में स्मॉल टी था, वहाँ पे कैपिटल टी था ही नहीं, जिससे अब आगे F3 या 4 जनरेशन में सभी क्या है होमोजाइगस स्मॉल टी। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, सी ये क्या है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, नाम से ही आपको पता चला होगा टेस्ट क्रॉस, किसी चीज का टेस्ट होने जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस चीज का टेस्ट क्रॉस में टेस्ट होने जा रहा है, यहाँ पे जीनोटाइप पेरेंट्स की इंडिविजुअल के किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप का क्या होने जा रहा है टेस्ट होने जा रहा है। एंड बैक क्रॉस को आप देखें, बैक क्रॉस क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड टू इट्स एनी पेरेंट्स। बैक क्रॉस क्या होता है कि आप हाइब्रिड को कैपिटल टी स्मॉल टी को टू इट्स एनी ऑफ द पेरेंट्स मीन्स चाहे वो स्मॉल टी हो या फिर वो क्या हो कैपिटल टी हो, इन दोनों पेरेंट्स में से हाइब्रिड का क्रॉस कराया जाए तो उसी को हम बैक क्रॉस कहेंगे। मतलब बैक क्रॉस दो टाइप का हो गया, एक तो जब एक हाइब्रिड का क्रॉस इससे करवाया जाए होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट से, एक तो ये हो सकता है कि हाइब्रिड का क्रॉस कराया जाए होमोजाइगस टाल पेरेंट से। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस एक टाइप का बैक क्रॉस है, वो भी कौन सा ये वाला कि ये वाला, इसमें से ये कह सकते हैं आप क्रॉस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ अ डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रिसेसिव इंडिविजुअल ईटीसी। ये क्या होता है, अगर हम हाइब्रिड का स्मॉल टी से क्रॉस कराएं तो उसी को हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और टेस्ट क्रॉस क्यों यूज किया जाता है, देखिए अगर होमोजाइगस है तो उसको हमको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होमोजाइगस फिनोटाइपिकली कब एक्सप्रेस होगा जब उसके जीन में स्मॉल टी है। तो हम ऊपर से जान लेंगे कि अगर स्मॉल टी वाला जनरेशन आ रहा है या फिर प्लांट है तो उसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। अगर वो डॉफ आ रहा है तो उसका जीन क्या है स्मॉल टी है। लेकिन अभी टाल वाले में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो कैपिटल टी हो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर आपको एक प्लांट दिया जाए और वो टाल है तो वो क्या है, तो उसका अगर आपको बोल दिया जाए वो जीन फाइंड करे कि वो क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट क्रॉस कराना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास जो प्लांट है उसको आपको आइडेंटिफाई नहीं है, ये प्लांट है आपको इसका जीन नहीं पता है और उसको आपने रेसेसिव वाले से क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद आपने पाया कि कुछ उसके ऑफस्प्रिंग
टाल आए लेकिन कुछ डॉर्फ आ गए। डॉर्फ कब आए होंगे? जब जिसका आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे उसके पास एटलीस्ट एक स्मॉल टी रहा होगा। स्मॉल टी रहा होगा तब डॉर्फ आए होंगे। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपने क्रॉस कराया है और जिसका आपको जीनोटाइप पता करना है वो एक्चुअल में क्या है? हाइब्रिड है। और अगर आपने कैपिटल टी का क्रॉस कराया होता स्मॉल टी से, मीन्स आपने जो ऑफस्प्रिंग लिया था वो टाल था बट उसको आपको पता नहीं है। बट अगर क्रॉस कराने पे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कौन से आ रहे थे? कैपिटल टी मतलब टाल आ रहे थे, कोई भी डॉफ आया ही नहीं। तो मतलब तो आपको ये पता होगा कि एक तो जीन इसका गया होगा स्मॉल टी वाला और एक इसका आया होगा वो कंफर्मली कैपिटल टी आया होगा। इससे ये पता चलेगा कि जो पेरेंट्स आपने लिया था, जिसका आपने ऑब्जर्व करने के लिए लिया था, वो एक्चुअल में क्या था? होमोजाइगस डोमिनेंट था। तो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड the genotype of a organism. Okay, and hence monohybrid test क्रॉस का रेशियो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1:1 आता है। सी 1:1, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का है। हाइब्रिड का क्रॉस अगर आप रिसेसिव पेरेंट से करवाएंगे तो वो जो आपका रिजल्ट आएगा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का वो 1:1 है। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी एक एक है, इक्वल रेशियोज में है। Now, test cross is used to find out the unknown genotype of a character. आपको पता है? ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही गुड एग्जाम्पल के थ्रू आपको किसी भी पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या था क्या आराम से पता चल जाएगा। सी एक प्लांट लिया गया, उसका फ्लावर वायलेट है बट आपको इसको जीनोटाइप पता करना है कि वायलेट तो डोमिनेंट होता है पी में, लेकिन आपको इसका जीनोटाइप पता करना है तो कि ये कैपिटल डब्ल्यू है कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। कैसे फाइंड होगा? आप क्या करेंगे? एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स लेंगे। अभी आप दो ऑब्जर्वेशन लेकर चल रहे हैं, या फिर ये कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है, जिसका आपको ऑब्जर्व करना है। तो आपने जब क्रॉस कराया, एक तो रिजल्ट अगर आपने क्रॉस कराया और आप में क्या आया, सारे के सारे वायलेट आ गए, तो इससे ये पता चलता है कि जो आपने लिया था जिसका आपको आइडेंटिफाई करना था उस वायलेट का जीनोटाइप, वो कैपिटल डब्ल्यू होगा। अगर कुछ उसमें से वायलेट फ्लावर आ गए तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके जो जीन था उसमें स्मॉल डब्ल्यू भी रहा होगा, मतलब वो क्या रहा होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन उसमें रही होगी। तो इससे आप इजिली पता कर सकते हैं जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट। तो ऑल वायलेट अगर आए तो अननोन फ्लावर क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अगर 50% वायलेट आए और 50% वाइट आए तो अननोन फ्लावर क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा। मेंडल कंडक्टेड द टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप। मेंडल ने टेस्ट क्रॉस को कंडक्ट किया था क्या फाइंड करने के लिए? F2 जनरेशन की जीनोटाइप को, क्योंकि F2 जनरेशन ही तो कैसे पता चलेगा जब क्रॉस होगा आप, क्योंकि F1 जनरेशन जो आपकी आई थी वो तो F1 जनरेशन पूरा का पूरा क्या आया था? एक ही जीन आया था, दैट इज पॉसिबिलिटी एक ही थी, क्योंकि जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन लिया था तो हाइब्रिड का जो जीनोटाइप आएगा था कैपिटल टी स्मॉल टी ही आया था। बट जब आपने F1 का क्रॉस कराया था, F2 जनरेशन आई थी, तो यहाँ पे डिफरेंट जीनोटाइप आपको ऑब्जर्व हुए थे। तो यहाँ पे मेंडल ने इन जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस का हेल्प लिया था। किसका? टेस्ट क्रॉस का। ओके, तो वही लिखा है कि मेंडल कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जनरेशन। नाउ मूव करते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने अपने जो पी पर क्रॉस करवाया था, पी प्लांट पे ढेर सारे क्रॉस करवाए थे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर के थ्रू, तो उन्होंने कुछ रिजल्ट उससे, कुछ कंक्लूजन्स दिए उससे, और उन्हीं कंक्लूजन्स को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। पहला ये था फर्स्ट लॉ, और उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा गया है, कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने कहा था कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो चीज क्या ट्रांसफर हो रही थी उसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, जो लेटर ऑन जीन कहलाया था। तो वही लिखा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। फैक्टर ऑलवेज अकर इन पेयर, फैक्टर में सब पेयर में होते हैं। जीन आपको पता है पेयर में होता है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी एग्जांपल ले लीजिए।
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लीजिए, स्मॉल टी लीजिए, तो ये ऑलवेज किस में रहेंगे, फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक। एंड इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। और मेंडल ने ये कहा कि जो अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें से एक दूसरे के ऊपर एक डोमिनेट करेगा। मतलब यहाँ पे आपको पता है कैपिटल टी डोमिनेट करता है स्मॉल टी के ऊपर, क्योंकि टी क्या है, टाल, एंड स्मॉल टी है डॉफ के लिए जीन। बट जो ओवरऑल कैपिटल टी स्मॉल टी जिसका कंस्टिट्यूएंट होगा, जिस प्लांट का ओवरऑल, वो क्या होगा, टाल होगा, वो डॉफ नहीं होगा, क्योंकि डॉफ वाला कैरेक्टर स्मॉल टी सप्रेस हो जाता है। तो वही कहा गया है कि एक डोमिनेट करता है दूसरे के ऊपर। सेकेंड लॉ क्या दिया था उन्होंने, और उसको क्या कहा था, सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा गया है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम द फैक्टर एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, जब हमारा जो फैक्टर एलील्स होते हैं, स्मॉल टी मतलब कोई भी जीन है, इसके जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं गैमेट टाइम पे। मतलब एक अगर आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है, तो ये कैसे सेग्रीगेट होगा, एक के पास कैपिटल टी चला जाएगा, एक गैमेट के पास, एक गैमेट के पास स्मॉल टी जाएगा। ऐसा नहीं है कि गैमेट में मिक्सिंग हो गई और कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह बीच में कुछ और बन गया, ऐसा नहीं है। वो लोग सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के पास के टाइम पे। मतलब एक गैमेट में कैपिटल टी चला जाएगा, तो दूसरे गैमेट में पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल टी गया हो from each other such that gamete receive only one of the two factor। दो एलील्स में से सिर्फ एक ही एलील होता है जो गैमेट्स में जाता है। homozygous parent produce similar gametes, heterozygous parents produce two type of gametes। ये आपने मेंडल के क्रॉस में ही देख लिया था कि यहाँ पे देखिए होमोजाइगस पेरेंट था, तो एक एक जो है एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस हुआ था। ये हेटेरोजाइगस था, तो दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते, एक के पास कैपिटल टी और दूसरे के पास स्मॉल टी। ओके, नाउ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। जो आपने पीछे दो लॉस पढ़े, कौन से, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। हाँ, डाई हाइब्रिड में भी फॉलो होते हैं, बट वो मोनोहाइब्रिड पे बेस है, ऐसा। एंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जो टू जीन का इनहेरिटेंस अब देखते हैं। अभी तक हमने एक जीन का इनहेरिटेंस देखा था, मोनोहाइब्रिड वाला, और वहां पे हमने दो लॉज भी पढ़े मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो कैरेक्टर, दो ऐसे प्लांट हमने लिए हैं जिसमें एटलीस्ट दो कैरेक्टर डिफर कर रहे हैं, उसी को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखते हैं, इट इज द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स डिफरिंग इन द टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये क्रॉस है बिटवीन टू पेरेंट्स जो डिफर कर रहे हो, किसमें, एटलीस्ट नॉट ओनली टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट्स विथ होमोजाइगस राउंड सीड एंड येलो कलर्ड सीड। एक हमने प्लांट लिया जिसके जो कि होमोजाइगस है राउंड सीड एंड येलो कलर्ड सीड के लिए, और दूसरा प्लांट लिया जो कि होमोजाइगस है रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कलर्ड सीड के लिए, और उसको रिंकल्ड को स्मॉल आर एंड ग्रीन कलर को स्मॉल वाई एंड राउंड शेप को कैपिटल आर एंड येलो कलर को कैपिटल वाई। पेरेंट हो गए, होमोजाइगस का एक पेरेंट, होमोजाइगस कैरेक्टर है, और एक दूसरा पेरेंट है। आप यहाँ पे देख लेंगे ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट पेरेंट है होमोजाइगस, और ये रिसेसिव कैरेक्टर वाले हैं। आपने जब गैमेट्स बने, गैमेट में एक एक पेयर ऑफ एक कैरेक्टर का एक ही एलील जाता है, कैपिटल आर का एक गया, कैपिटल वाई का एक गया। यहाँ पे स्मॉल आर का एक गया, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई का एक गया, स्मॉल वाई। जब क्रॉस हुआ तो आप देखिए पे यहाँ पे हाइब्रिड बना, और हाइब्रिड दो कैरेक्टर से हाइब्रिड है, मतलब एक ही कैरेक्टर ऐसा नहीं है अलग है, दो कैरेक्टर अलग है। तो ये क्या है, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और आप ऑब्जर्व करेंगे कैपिटल आर डोमिनेटेड ओवर स्मॉल आर, तो हमारा क्या होगा, राउंड सीड होगा, और कैपिटल वाई डोमिनेटेड ओवर स्मॉल वाई, तो और राउंड सीड येलो कलर होगा वो भी। अभी हम हाइब्रिड को अगर सेल्फ पॉलिनेट कराएं
तो हम पुनेट स्क्वायर बॉक्स का हेल्प लेते हैं। आपने देखा ये जो पीछे पेरेंट्स थे आपके, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये पॉसिबिलिटी है कितने गैमेट बने। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 4 टाइप के गैमेट बने। एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, 2 हो गए। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, तीसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। 4 टाइप के गैमेट बने। सेम दूसरे पेरेंट्स में भी ऐसा होगा। तो आप यूनिट स्क्वायर बॉक्स में क्या करेंगे, एक 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 पेरेंट के गैमेट को हॉरिजॉन्टल रो में लिख दिया, दूसरे पेरेंट के गैमेट को वर्टिकल रो में लिख दिया, फिर क्या करवाया, क्रॉस करवाया हमने। कैपिटल सिमिलरली लाइक कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस कराया, फिर इसका इससे कराया, फिर इसका इससे कराया, फिर इसका इससे कराया। ऐसे सिमिलरली नीचे भी इसका इससे दीज वाला ऐसे आपने पूरा क्रॉस करवा के इतने टाइप के आपके कितना प्रोजेनी बन गए। आपने प्रोजेनी का आप रेशियो ऑब्जर्व करिए। रेशियो में आप देखेंगे कि डिफरेंट, कुछ राउंड येलो आए हैं, तो कुछ राउंड ग्रीन आए हैं, तो कुछ रिंकल येलो आए हैं, तो कुछ रिंकल्ड ग्रीन आए हैं। ये फिनोटाइपिकली अपने कहा कि 4 टाइप के आए होंगे। तो ऑन ऑब्जर्विंग F2 को जब आपने ऑब्जर्व किया, मेंडल ने फाउंड किया कि येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन द रेशियो 3:1 रेशियो। जब देखिए अगर मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके थ्रू अगर आप देखें, आपने अगर कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से करवाया होता क्रॉस, तो आप ये फाइंड करते कि जो रेशियो था 3:1 आता हमारा फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का। और यही मेंडल ने F2 यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया कि जो येलो एंड ग्रीन कलर थे वो सेग्रीगेट हुए 3:1 रेशियो में, जैसे मोनोहाइब्रिड में होते थे। और राउंड एंड रिंकल्ड सीड भी, उनके सेप भी सेग्रीगेट हुए 3:1 रेशियो। अगर आप एक कैरेक्टर को लेकर इस पूरे बॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको येलो और ग्रीन 3:1 रेशियो में दिखेंगे, एंड राउंड एंड रिंकल्ड आपको 3:1 रेशियो में दिखेंगे, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सिमिलर आपको ऑब्जर्व हुआ। तो वही मेंडल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस पे किए कि डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो जो आया, आप इस पूरे टेबल में अगर काउंट करें, राउंड और येलो आपको 9 दिखेंगे, 9, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन आपको दिखेंगे 3, सॉरी राउंड एंड ग्रीन आपको दिखेंगे 3, और येलो और रिंकल्ड आपको दिखेंगे 3, आप ऑब्जर्व करिए, एंड रिंकल्ड और ग्रीन आपको दिखेंगे 1। आप जब उसमें से काउंट करेंगे कि राउंड एंड येलो कितने हैं, तो आपको 9 दिखेंगे। आप फिर काउंट करिए कि आप काउंट कर सकते हैं 1 राउंड येलो, 2, 3, 4, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप पूरे टेबल में काउंट किए, 9 आपको राउंड येलो दिखे। अब बात आता है राउंड ग्रीन कितने दिखे, 1 राउंड ग्रीन दिखा, ना राउंड ग्रीन 2 दिखा, एंड राउंड ग्रीन 3 दिखा, 3। अब देखिए कि रिंकल्ड एंड येलो कितने दिखे, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3, 3 आपको रिंकल्ड येलो दिखे। अब देखिए रिंकल्ड ग्रीन कितने दिखे, तो रिंकल्ड ग्रीन आपको 1 दिखा। तो 9:3:3:1 ये फिनोटाइपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का। तो अगर आपसे पूछे डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो, तो 9:3:3:1। अब यही the ratio 9:3:1 can be derived by the combination of series। आप इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए होते किसका, राउंड एंड रिंकल्ड सीड का, तो आपको 3:1 राउंड एंड ग्रीन, सॉरी राउंड एंड रिंकल का 3:1 दिखा होता। अगर आप येलो और ग्रीन सीड का क्रॉस कराए होते मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो 3:1 दिखता। फिर आप क्या करिए, इन दोनों को ऐसे लिख लीजिए, फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, फिर 1 3 जा 3, फिर 1 1 जा 1।
ये देखिए आप सिमिलर रेशियो ऑब्जर्व हुआ इसके, तो आप वैसे भी कर सकते हैं पुनेट स्क्वायर बना के एंड डायरेक्ट भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिख के एंड मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अभी अब डाई हाइब्रिड रेशियो का जब जीनोटाइप आप एक को गिनेंगे तो आपको कुछ जीनोटाइप आएगा 1:2:2:1:2 4:2 2:1 2:1। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 12 12 24 12 12 24 12 1। ओके, आप वहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, एकदम सिमिलर यही ऑब्जर्व होगा आपको। Now let's move on. Mendel's third law of independent assortment. See, Mendel's third law is based on the result of the dihybrid cross. और मेंडल फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे. It states that when two pair of characters, when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. आपने देखिए रिजल्ट से ही आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कि एक पेयर का जो सेग्रीगेशन था येलो और ग्रीन का और राउंड एंड रिंकल्ड का, मतलब आपने जो डाई हाइब्रिड लिया था राउंड एंड येलो जो आपका एक पेरेंट था, सॉरी डाई हाइब्रिड कर रहे हैं ना, डाई हाइब्रिड में जो आपका पेरेंट का था कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल आई, यहाँ पे ये लोग सेग्रीगेट कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, ऐसा सेग्रीगेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या हो, वो लोग सेग्रीगेट किए इंडिपेंडेंटली, तभी तो आपको इतने ढेर सारे टाइप के जीनोटाइप ऑब्जर्व किए। तो वही मेंडल ने उसका कंक्लूजन दिया थर्ड लॉ में कि व्हेन टू कैरेक्टर ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of a other pair of character. Okay, ये मेंडल का थर्ड लॉ था जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में आपने अभी तक समझा गया। डोमिनेंस के बारे में आपने ये समझा होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर किसी पेरेंट का, किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी पी का अगर जीनोटाइप है तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी में से एक ही डोमिनेट करता है, वो भी कैपिटल टी वाला, मतलब जो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसका ये जीन होगा वो टॉल होगा, मतलब डॉर्फ वाला कैरेक्टर सप्रेस हो गया। तो वही डोमिनेंस कहलाता है कि एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एवरी जीन क्या करता है, ये जीन है कोई तो ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है कि वो टाल होगा डॉफ होगा, तो इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर किए रहता है। इन हेट्रोजाइगोट में, हेट्रोजाइगोट देयर इज टू टाइप्स ऑफ एलील। हेट्रोजाइगोट अगर कोई जाइगोट है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब होमो नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन नहीं है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो वहाँ पे दो टाइप के एलील है। आप ये भी समझ सकते हैं कि एक तो ऐसा हो सकता है कि दो टाइप के एलील जो होंगे अनमोडिफाइड नॉर्मल और फंक्शनिंग एलील, और एक हो सकता है कि मॉडिफाइड एलील हो। एक तो अनमोडिफाइड जनरली हम कैपिटल टी को ले सकते हैं और स्मॉल टी को अनमोडिफाइड, जो भी हो एक ले लीजिए। तो एक अनमोडिफाइड जो होगा वो नॉर्मल और फंक्शनिंग एलील होगा। इट इज जनरली डोमिनेंट होता है, जनरली डोमिनेंट वाला ही होता है, मतलब यही अनमोडिफाइड होगा और ये नॉर्मल होगा और ये फंक्शनिंग होगा और रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल फिनोटाइप को। ओरिजिनल फिनोटाइप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, यही हेट्रोजाइगस में। और मॉडिफाइड एलील में क्या होगा, इट इज जनरली रिसेसिव होता है। ये जो स्मॉल टी होगा वो जनरली रिसेसिव होता है, और जो रिसेसिव होता है वो कैन बी फंक्शनिंग नॉन फंक्शनिंग एनीथिंग। कंसीडर अ जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। आप कंसीडर करिए एक जीन को जो इंफॉर्मेशन कंटेन करे किसी एंजाइम के लिए। आप मान लीजिए राउंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये क्या करता है स्टार्च के सिंथेसिस को मान लीजिए कंट्रोल कर रहा है, या फिर कोई भी ये कुछ और है और किसी एंजाइम को सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है। नॉर्मल एलील दैट ऑफ दैट जीन प्रोड्यूसेस अ नॉर्मल एंजाइम, जो कैपिटल आर होगा वो नॉर्मल एलील होगा, जनरली वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। बट जो मॉडिफाइड एलील है जो स्मॉल आर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके लिए, हो सकता है कि वो नॉर्मल या फिर लेस फंक्शनिंग इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करे। दूसरा ये हो सकता है कि वो नॉन फंक्शनिंग एंजाइम प्रोड्यूस करे। और तीसरा ये हो सकता है कि वो कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे।
तो ये 3 पॉसिबल केस है। और पहला केस अगर वो नॉर्मल और लेस फंक्शनिंग एंजाइम प्रोड्यूस करता है तो वो तो प्रीवियस वन अनमोडिफाइड के सिमिलर ही हुआ। लेकिन अगर ये दोनों नॉन फंक्शनिंग हो या फिर नो एंजाइम प्रोड्यूस करे तो वो थोड़ा डिफर करेगा। इन फर्स्ट केस पहला केस तो ये हो सकता है कि मॉडिफाइड एलील जो था कैपिटल आर स्मॉल आर, जो स्मॉल आर था ये मॉडिफाइड यही था ना, ये modified allele will produce the same phenotype like unmodified allele जो आपने पहला देखा कि वहाँ पे लेस एफिशिएंस या फिर वही प्रोड्यूस करे नॉर्मल। तो यहाँ पे तो अनमोडिफाइड मॉडिफाइड वाला अनमोडिफाइड के इक्वल ही हो गया। एंड दूसरा केस ये हो सकता है इक्विवेलेंट, देखिए मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमोडिफाइड। और दूसरा और तीसरा केस जो था जिसमें वो नो एंजाइम एट ऑल और नॉन फंक्शनिंग एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो दोनों केस में ये हो सकता है कि द फिनोटाइप विल डिपेंड ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलील, थस द मॉडिफाइड एलील बिकम रेसेसिव। यहाँ पे जो मॉडिफाइड एलील है अगर ये लेस फंक्शनिंग एंजाइम को सॉरी नो एंजाइम प्रोड्यूस करे या फिर नॉन फंक्शनिंग एंजाइम प्रोड्यूस करे तो ये क्या होगा, ये तो एक्सप्रेस होगा नहीं, एक्सप्रेस एक्चुअल में कौन होगा, ये होगा। तो ओवरऑल जो फिनोटाइप डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, अनमोडिफाइड पे। और जो ये मॉडिफाइड वाला होगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव एलील हो जाएगा। नाउ